ये भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन वेनेजुएला में विनाशकारी दोहरे भूकंप को 2 हफ्ते बीत चुके हैं और गुस्सा व दुख अब भी ताजा है। मृतकों की संख्या करीब 3,000 हो गई है। 16,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। लगभग 200 इमारतें पूरी तरह गिर गई हैं और परिवार अभी भी मलबा अपने हाथों से हटा रहे हैं, क्योंकि सरकारी खुदाई मशीनें ईंधन की कमी से बंद है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश में ये स्थानीय लोगों के लिए निराशाजनक है। मलबे से कीमती सामान लूटने के आरोप में 4 अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बचाव दल लौट रहे हैं। जीवित बचे लोग ऐसी सरकार का वर्णन कर रहे हैं जो असल में है ही नहीं, जैसे एक पिता जो अपनी 3 बेटियों और पूर्व पत्नी को खोज रहा है। हम यहाँ रहे हैं। परिवार दर परिवार, अगर आपका कोई प्रियजन यहाँ है, भगवान न करे। आप उन्हें ढूंढने और बचाने आते हैं, लेकिन सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। सब कुछ हमारे प्रयासों पर निर्भर है। करीब 30,000 बचाव कर्मी, जिनमें 2,000 अमेरिकी सैन्यकर्मी हैं, अब भी तैनात हैं। 24 जून के बाद से अब तक करीब 1,000 भूकंप के बाद के झटके आ चुके हैं और उम्मीद घटती जा रही है। तो सवाल है कि बचाव अभियान कौन चला रहा है? और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं मरियाना अटेंसियो। वो एक वेनेजुएला की पत्रकार हैं जो कई सालों से अपने देश की रिपोर्टिंग कर रही हैं। वो इस कहानी को गहराई से और व्यक्तिगत रूप से जानती हैं। मरियाना, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप जानती हैं, ये कहानियां, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, जिनमें परिवार अपने नंगे हाथों से खुदाई कर रहे हैं, जबकि सरकारी खुदाई मशीनें बिना ईंधन के खाली पड़ी हैं। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि ये कितना निराशाजनक है। आप वेनेजुएला में अभी क्या हो रहा है बता सकती हैं? नताशा, इस शासन के प्रति आक्रोश, निराशा और गुस्सा हर मिनट बढ़ता जा रहा है। मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि ये कोई सरकार नहीं है। असल में ये एक ऐसा शासन है जिसे संवैधानिक रूप से न तो इस आपदा से निपटने का काम संभालना चाहिए और न ही वेनेजुएला वासियों पर शासन करना चाहिए। डेल्सी रोड्रिगेज को देश या इस आपदा से निपटने के प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए किसी ने वोट नहीं दिया। आपको समझना होगा कि ये एक नाकाम राज्य है। हम एक ऐसे शासन की बात कर रहे हैं जिसने पिछले 20 वर्षों से हमें ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहां हमारे अस्पताल पंगु हो गए हैं, दवाइयां नहीं हैं, दमकल कर्मी नहीं हैं, बचाव कर्मी नहीं हैं। अगर आपको सेना के किसी व्यक्ति या पुलिस अधिकारी द्वारा रोका जाता है तो आप उनसे असली लुटेरों से ज्यादा डरते हैं। यही वो टूटा हुआ ताना बाना है जो वेनेजुएला में था, और फिर आपको इतनी बड़ी तीव्रता के 2 भूकंप भी जोड़ने पड़ते हैं। ये मुसीबतों का एक घातक संगम बन रहा है। लोग बहुत परेशान हैं। जैसा कि आपने कैमरे पे दिखाया, इंटरव्यू देने वाले को देखा जो अब भी अपने बच्चों, पड़ोसियों को नंगे, खून से सने हाथों से ढूंढ रहे हैं। और एक ऐसा शासन जो इतनी दौलत पर बैठा है जहां उन्होंने अभी तक सारे टैंक और सैनिक भी तैनात नहीं किए हैं, जो लोकतंत्र के लिए शांतिपूर्वक मार्च पर हमें दबाने पहले आ जाते थे। ये एक ऐसी स्थिति है, सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि ये और कितने समय तक खुद को बनाए रख पाएगी। और मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा, जमीनी अमेरिकी मौजूदगी और 3 जनवरी के बाद वेनेजुएला में उत्तर और दक्षिण अमेरिका दोनों की हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें यह समझना चाहिए कि ये शासन हमें इस संकट के बाद चलाने के योग्य नहीं है और हमें सख्त जरूरत है कि एक अंतरिम सरकार इसकी निगरानी करे। सही है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जाहिर है कि मागरो का पतन, उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पद से हटाया जाना, ये वेनेजुएला के लोगों द्वारा दुनिया भर में और निश्चित रूप से वेनेजुएला के अंदर भी बहुत जश्न के साथ मनाया गया था। लेकिन फिर बहुत जल्दी उनकी जगह डेल्सी रोड्रिगेज को लाया गया, जो उनकी सरकार का ही हिस्सा थी, और बहुत से लोगों के लिए ये बदलाव बहुत मामूली ही लगा। रोड्रिगेज के नेतृत्व में आपको क्या लगता है वेनेजुएला के लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे? आप कह रही हैं कि इस मौजूदा शासन को लेकर बहुत गुस्सा है, शायद हम इसे यही कहेंगे, है ना? और सवाल यह है कि क्या हम देखेंगे कि लोग सड़कों पर उतरेंगे या बड़े विरोध प्रदर्शन होंगे, खासकर इस सारी तबाही और आपदा के बीच जो हम देख रहे हैं? नताशा, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, मैंने अपने देश में सालों शांतिपूर्वक मार्च किया। मेरे पिता की मौत मानवीय संकट के समय हुई थी। वो हर एक विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे। तो हम दशकों से इन्हीं लोगों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। डेल्सी रोड्रिगेज का मादुरो से सिर्फ परोक्ष रूप से जुड़ी हुई शख्स नहीं थी, वो मादुरो के पीछे 3 मास्टरमाइंड्स में से एक थी।
3 पावर ब्रोकरों में से एक अपने भाई जॉर्ज रॉड्रिगेज और गृह मंत्री डायोसदादो काबेलो के साथ। ये तीनों सिर्फ मादुरो का नहीं, उससे भी बुरा प्रतिनिधित्व करते हैं। हम अमेरिका के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने मदुरो को हटाया, लेकिन उन्हें काम पूरा करना चाहिए। मुझे लगता है शुरू में डेल्जी को वहां रखना जरूरी था, क्योंकि वही सेना, संस्थानों और तेल भंडारों को नियंत्रित करती हैं। इन लोगों ने हमारे देश पर 20 साल राज किया, आप उन्हें एक साथ नहीं हटा सकते थे। लेकिन इस मानवीय संकट की गंभीरता को देखते हुए अब समय आ गया है कि हम एक संक्रमणकालीन सरकार की ओर बढ़ें। अब लोग सड़कों पर यही मांग कर रहे हैं, जिसमें वेनेजुएला के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जज भी शामिल है। राष्ट्रपति की जगह अस्थायी रूप से नियुक्त उनकी संवैधानिक अवधि पिछले शुक्रवार को खत्म हो गई, जो संविधान के अनुसार 180 दिनों के लिए होती है। तो अभी वो कानूनी तौर पर हमारे देश पर शासन करने की हकदार भी नहीं है, बस इसलिए क्योंकि उनके पास तथाकथित संयुक्त राज्य अमेरिका की संरक्षकता है। लेकिन मुझे लगता है कि वेनेजुएला में इस दौर में हम जो देखने जा रहे हैं वो है भूख, हताशा और सुरक्षा की कमी। सभी लोग जो बेघर हो गए हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, सभी बच्चे जो अब विस्थापित हो गए हैं और अपने परिवारों से अलग हो गए हैं, जो अब अनाथ हो गए हैं, ये स्थिति परफेक्ट स्टॉर्म बन सकती है, जिसमें लोग शासन के खिलाफ गुस्से में सड़कों पर उतर सकते हैं। मुझे लगता है अमेरिकियों को ये पता है, इसीलिए उनके 2000 सैनिक वहां तैनात हैं। सही है, और इसलिए मैं इस बारे में बात करना चाहती हूं कि हम इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या भूमिका देख सकते हैं। जाहिर है, आप जानती हैं, जब अमेरिका ने मादुरो के मामले में हस्तक्षेप किया था, तो अब वेनेजुएला की इस आपदा में भी हस्तक्षेप की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन कूटनीतिक माहौल कैसा है? क्या कोई और है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका समर्थन देने के लिए तैयार होगा, जो डेल्सी रॉड्रिगेज नहीं है? मुझे लगता है कि हमें विशेषज्ञ नागरिक समाज से ऐसी अंतरिम सरकार चाहिए जो वेनेजुएला की वर्तमान स्थिति से निपट सके। हमें एक तरह की जुंटा की जरूरत है, जैसी हमारे देश में पहले भी रही है। जब भी हमारे यहाँ, आप जानते हैं, 50 के दशक में तानाशाही थी, और जब उस तानाशाह को सत्ता से हटाया गया तो 3 लोगों की एक जुंटा थी जिसने सरकार को लोकतंत्र में बदलने की प्रक्रिया को संभाला था। देखिए, सचिव रूबियो ने जिन 3 चरणों की व्याख्या की थी, वे वेनेजुएला में हमें फिर से संक्रमणकालीन सरकार की ओर ले जाने की योजना थी। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना और एक स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना है। यही वो है जहां हम वापस जाना चाहते हैं। हालांकि अभी जिस तत्परता की जरूरत है ताकि इस राहत कार्य को संभाला जा सके, वो 10 गुना बढ़ गई है। हमारे लिए ये ऐसा है जैसे सब कुछ पहले की तरह जारी नहीं रह सकता, क्योंकि लोग अब भी रोज मर रहे हैं। शासन ने स्थिति संभालने में अपनी अयोग्यता साबित की है, जिससे हालात और बिगड़े हैं, और इससे वेनेजुएला वासी विद्रोह पर उतर सकते हैं। देखिए, मुझे कहना होगा कि इन तस्वीरों को देखना वाकई बहुत परेशान करने वाला है। मेरा मानना है कि हम सभी, आप जानते हैं, इस आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देखना बहुत बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, हमेशा ये उम्मीद रहती है कि किसी ना किसी तरह का मुआवजा मिलेगा, लेकिन आखिर में मुझे नहीं लगता कि इन परिवारों को आप कुछ भी वापस दे सकते हैं जो उन्होंने झेला है उसके बाद। और इसलिए उम्मीद यही है कि यहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप होगा, ताकि भविष्य के लिए किसी तरह की उम्मीद दी जा सके। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी मरियाना, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाकई बहुत दिलचस्प था आपकी बातें सुनना। बहुत बहुत धन्यवाद नताशा। और आज असल में वेनेजुएला का स्वतंत्रता दिवस है, तो आज के दिन पहले से भी ज्यादा हमें वेनेजुएला वासियों के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज उठानी चाहिए। तो आपके मंच के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा था।